हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 54। 54 लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक्स 5 टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज जो है दैट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जिसके अंदर ना सिर्फ वीडियो लेक्चर है, उसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एक तरह से बुकलेट प्रोग्राम भी यहाँ पर हमने स्टार्ट करा है, जिसके अंदर पार्ट 1 ऑफ द बुकलेट 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज की बुकलेट लॉन्च हो चुकी है। दिस बुकलेट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रीलिम्स 2024 और इसके अंदर बहुत साइंटिफिक मैनर के हमने अंदर ये बुकलेट बनाई और उसका बहुत अच्छा इसका रिव्यू आ रहा है। जो स्टूडेंट्स को पढ़ रहा है फ़ोन करके हमको बता रहा है कि सर ये बहुत अच्छी बुकलेट है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आपने अगर इस बुकलेट को पढ़ा है तो आपको ये बुकलेट कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 टॉपिक अपन आज कंप्लीट करेंगे। पहला है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज़ देखो, इससे के नाम से दिख रहा है दिस इज़ अ अमेंडमेंट एक्ट, मतलब एक एक्ट बना हुआ है पहले से, ठीक है? 1952 के अंदर एक एक्ट बना है, उसको अमेंडमेंट करा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। सिनेमेटोग्राफ एक्ट क्या होता है? आसान भाषा में समझो। कोई भी मूवी आती है, ठीक है? कोई भी मूवी आती है तो उसको सर्टिफिकेशन देना होता है कि भाई ए कैटेगरी की है, कि यूए कैटेगरी की है, ठीक है ना? यूनिवर्सल कैटेगरी की है, यू कैटेगरी की है, कि एस कैटेगरी की है। इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा। ये सर्टिफिकेशन यहाँ पर लेना पड़ता है मूवी को, ठीक है? और उसके बेसिस पे ही कौन सा एज ग्रुप उसको देख सकता है, नहीं देख सकता, वो डिसाइड होता है, ठीक है? कौन लोग उसको देख सकते हैं, वो डिसाइड होता है। अब ये जो काम करता है ना, वो करता है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी। ये काम करता है, ठीक है? एक बॉडी है सीबीएफसी, इसके बारे में भी हम समझेंगे। ये काम करता है। अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए। क्या चेंजेस करे गए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड असेंट टू सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 अमेंडमेंट एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1952 का एक एक्ट है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं, ठीक है? द एक्ट, इस एक्ट के अंदर अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर सर्टिफाइंग फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन, इसके लिए एक बोर्ड होता है सीबीएफसी। इस बोर्ड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, राइट? चलिए, अभी देखो, कोई भी फिल्म होता है ना तो उसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और ये 4 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, 1 2 3 4, है ना? ये प्रीवियस एक्ट में भी थे ये सर्टिफिकेट्स, बट इसमें चेंज क्या हुआ है मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, राइट? थर्ड एंड फोर्थ, राइट? पहला है यू। यू मतलब यूनिवर्सल, कोई भी आकर इसको देख सकता है। ए कैटेगरी आपको पता है एडल्ट्स के लिए होते हैं कि 18 प्लस वाले ही इसको देख सकते हैं, ठीक है? एक कैटेगरी होती है यूए, यूनिवर्सल और अडल्ट। इसमें यूए इस तरह से है कैटेगरी, राइट? इसका मतलब क्या है कि 12 साल से कम के बच्चे जो होते हैं, ठीक है? अगर यूए सर्टिफिकेशन मिला है, इसका मतलब यह है कि 12 साल से कम के बच्चे अगर देखने जा रहे हैं तो पेरेंट्स या फिर गार्जियन उनके साथ होने चाहिए, ठीक है? एक होता है एस कैटेगरी, ये आपने नहीं सुना होगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, भैया एस कैटेगरी का मतलब क्या होता है? तो ये ओनली किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों के लिए होता है या फिर एक क्लास ऑफ पर्संस के लिए होता है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये चारों कैटेगरी आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। अब इस वाली कैटेगरी के अंदर, यूए कैटेगरी के अंदर कुछ अमेंडमेंट के अंदर चेंज करा गया है। क्या चेंज करा गया? यहाँ पे लिख रखा है बिलो 12 ईयर। यहाँ पर क्या होगा? पेरेंट्स और गार्जियन के साथ होगा, ठीक है? यूए का मतलब, पर यूए को अब क्लासीफाई कराए यूए 7 प्लस, यूए 13 प्लस, यूए 16 प्लस। तो आप यहाँ पर समझ गए। अगर 16 साल से कम का बच्चा है, कोई किसी फिल्म को सर्टिफिकेशन मान लो ये मिला यूए 16 प्लस, तो इसका मतलब ये है कि अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो उसको पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा भाई, अकेले नहीं देख सकता वो मूवी को, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, द बिल सब्स्टिट्यूट द यूए कैटेगरी विद द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज टू आल्सो इंडिकेट एज अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है? यूए 7 प्लस, यूए 13 प्लस और यूए 16 प्लस। अब ये आप ध्यान रखें, ठीक है? एज एंडोर्समेंट विद द यूए कैटेगरी बाय द बोर्ड विल इन्फॉर्म गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स और द गार्जियंस एंड विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी अदर पर्सन अदर देन द पेरेंट्स और द गार्जियंस। सिर्फ गार्जियन और पेरेंट्स, ऐसे नहीं कि मेरे चाचा जी है, ठीक है, इनके साथ मैं आ रहा हूँ, ठीक है, या मेरा मेरा फ्रेंड है, वो 18 प्लस नहीं, उसका गार्जियन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? पेरेंट्स होने चाहिए, राइट? अब देखो इसके अलावा क्या-क्या इसके अंदर है कि सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर द टेलीविजन एंड अदर मीडिया, ये एक अलग प्रोविजन यहाँ पर ऐड करा गया है। मतलब जिस फ़िल्म का सर्टिफिकेशन ए दिया गया है या फिर एस दिया गया है ना, उसको टेलीविजन के अंदर अगर प्रकाशित करनी है आपको तो उसके लिए सेपरेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मतलब सेपरेट सर्किट सर्टिफिकेट देंगे तो ऑब्वियसली कुछ उसके अंदर कटाई-छटाई इसके अंदर होगी, और एनी अदर मीडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी और मीडिया के अंदर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको सेपरेट सर्टिफिकेट उसके लिए लेना पड़ेगा। बोर्ड में डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू कैरी एप्रोप्रिएट डिलीशंस और मॉडिफिकेशन फॉर द सेपरेट सर्टिफिकेट।
जैसे मैंने आपको बताया कुछ कटाई-छटाई ये इसके अंदर कर सकते हैं, राइट? चलिए, आगे मैं आपको इसके अंदर बताऊँ तो ये क्या होता था, पहले ये था कि भई देखो 10 साल के लिए सर्टिफ़िकेट मिला है, मतलब 10 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा सर्टिफ़िकेट। अब ऐसा नहीं है, एक बार ले डाला तो फिर आप ज़िंदगी भर उसको रख सकते हैं, ठीक है? तो ये द सर्टिफ़िकेट विल बी परपेचुअली वैलिड एज़ अपोज़्ड टू द प्रेज़ेंट वैलिडिटी ऑफ द 10 इयर्स। आई होप दिस इज़ आल्सो क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस एक्ट के अंदर, है ना, देखो एक-एक करके पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे आपको। प्रीवियस एक्ट में एक प्रोविज़न था, मान लो कोई मैंने मूवी बनाई और मेरी मूवी को सर्टिफ़िकेट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा है, तो फिर अब क्या होगा कि इसके लिए सर्टिफ़िकेट पेंडिंग है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है सर्टिफ़िकेट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरफेरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कर सकती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर कर सकती थी, राइट? जस्ट अ सेकंड। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती थी, बट अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस टाटा बाय बाय कर दिया है। तो देखो, प्रीवियस एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन एंड मेक ऑर्डर्स इन रिलेशन टू द फिल्म दैट हैव बीन सर्टिफाइड और आर पेंडिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है? उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर ले सकती थी, बट कह दिया है कि अब इसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी है और इसको बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, द बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्पोज़ द मैटर इन द कन्फर्मेशन टू द ऑर्डर, बट अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्स दिस पावर टू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो हटा दी है इस एक्ट से, ठीक है? अच्छा, आपने देखा होगा भाई मूवी चल रही है और मूवी चल रही है और उसके अगले दिन ही पायरेटेड कॉपीज़ जो होती है, यूट्यूब पे मूवी आ जाती है, ठीक है? कैसे आती है? कैमरे लेके कुछ लोग बैठ जाते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आप इस तरह का हरकत करोगे, ठीक है? अगर आप पायरेसी वाला करोगे तो पायरेसी को एक क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पर माना गया है। इम्पोजिंग पेनल्टी अप टू 3 ईयर, 3 साल का तुमको कैद हो सकता है। तो ये मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं ना अपन, फिर उसको शॉर्ट्स में डाल देते हैं और ये सब चीज़ें। तो दिस विल बी काउंट एज़ ए पायरेसी और 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन अमाउंटिंग टू 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट और बोथ। ठीक है? ये देखो, ये बड़ा खतरनाक है। इसके अंदर फाइन भी लग सकता है। मान लो 100 करोड़ की मूवी बनी, तो 100 करोड़ का 5% आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने रिकॉर्ड कर दी थी। ठीक है? तो ये एक तरह से फाइन यहाँ पर लग सकता है। अब मैं आपको बात करता हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में, सीबीएफसी क्या होता है। तो सीबीएफसी अगर हम देखें तो एक एक्ट से बना हुआ है। एक्ट का नाम सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है। उसके अंदर ये एक बॉडी बनाई गई है और ये जो बॉडी है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये बॉडी आती है, मतलब सीबीएफसी इसके अंदर आता है। कैसे याद रखोगे? सीबीएफसी इंफॉर्मेशन दे रही है ना आपको, क्या कि फिल्म जो है ए कैटेगरी की है, कि यूए कैटेगरी की है, कि एस कैटेगरी की है, कि है ना यू कैटेगरी के, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग। तो देखो, CBFC is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting, regulating the public exhibition of film under the provision of Cinematograph Act 1952. Film can be publicly exhibited in India. भारत के अंदर अगर पब्लिकली देखने आए तो उसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड होगा, ओनली आफ्टर हैव बीन सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है? अब इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठते हैं। अब इसके चेयरपर्सन कौन है बताओ? चेयरपर्सन इनके प्रसून जोशी, ठीक है? प्रसून जोशी आई थिंक अच्छे डायरेक्टर हैं। इनका होने का ये भी देखा गया था, जब ये बने थे तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इनको क्यों बिठा दिया है यहाँ पर, ठीक है? बिकॉज़ इनका एक राइटिस्ट व्यू इनका रहता है, राइट? तो बीजेपी गवर्नमेंट से इनका लिंक है, ऐसा-ऐसा बोला गया था। खैर, बोर्ड कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एंड ए चेयरमैन, ठीक है? ऑल ऑफ whom आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे तुम क्या याद कर सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेंबर्स आर of panels are nominated by the central government by trying people from the different walks of life for the period of the 2 years। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर सीबीएफसी के अंदर बना देती है। अब सीबीएफसी का मिशन क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का मिशन ये है कि भाई हेल्दी एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एजुकेशन टू द पब्लिक थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ द फिल्म। फिल्म को सर्टिफाई करना, ट्रांसपेरेंसी बनाना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है? ये सब चीजें कोई काम की नहीं है। आपको भी पता है कि बोर्ड है जो फिल्म सर्टिफिकेशन दे रहा है, ए कैटेगरी, यूए कैटेगरी, इन सब का, तो उसका क्या-क्या फंक्शंस, मिशन होता है, तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? चलिए, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी एक बहुत ही एक्सीलेंट मिशन है। अभी ये न्यूज़ के अंदर इसलिए है बिकॉज़ गुड गवर्नेंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? एक तो ये बताएँ, और कौन-सी डेट को बनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स लॉन्च एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मिशन कर्मयोगी। अब मिशन कर्मयोगी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अपन समझते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले कर्मयोग होता क्या है?
भैया लॉर्ड कृष्णा की शरण में जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता के अंदर अर्जुन को बताया है कि कर्मयोग क्या होता है। देखो, एज पर द लॉर्ड कृष्णा टीचिंग इन द भगवत गीता, कर्मयोगी इज दैट पर्सन हु डज गुड टू द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए गुड करता है, अच्छा करता है, लव द होल वर्ल्ड एंड इट्स बीइंग सेल्फलेसली, सेल्फलेसली काम ये करता है। सेल्फलेसली क्या कर रहा है? सेल्फलेसली ये क्या कर रहा है? लोगों से प्यार कर रहा है, ठीक है। अब एक आईएएस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑफिसर है तो वो कैसा होना चाहिए, है ना? पब्लिक की सेवा करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं खुद का पेट मोटा करता रहे और पब्लिक बेचारी परेशान रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कर्मयोग ये बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मिशन कर्मयोगी यही बना रहा है कि एक जो पर्सन हो ना, मिशन कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? मिशन कर्मयोगी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको क्या करें? उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बनाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल बनाए, है ना? आजकल तो देखो, आजकल बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है, सिस्टम ही चेंज हो गया पूरा, है ना? तो पहला जो ट्रेडिशनल वे के अंदर सिविल सर्वेंट्स थे, वो तो अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर और भी आपको करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव बने, ठीक है, टेक्नोलॉजी एबल्ड बने, टेक्निकल आदमी चाहिए आजकल, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सिविल सर्वेंट्स का एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे मान लीजिए किसी ने करा है आर्ट्स के अंदर डिग्री ली है, आर्ट्स के अंदर डिग्री लिए, अब उसको मान लो बना दिया सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का ही सेक्रेटरी बना दिया। अब इसके लिए तो टेक्निकल आदमी चाहिए ना। ये आईएएस ऑफिसर जो है, जिसने आईएएस का एग्जाम अच्छा क्लियर करा है, ठीक है, चलो टॉप रैंक में था, बट इसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। इज ए जनरलिस्ट, नॉट द टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो इस कारण से क्या होगा? ये अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं कर पाएगा, है ना? समझ रहे हैं? इस कारण से अच्छे से अपनी ड्यूटी को नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक ऐसा हमको सिविल सर्वेंट बनाना है जो कि रूल बेस्ड ना हो, बट एक डोमेन स्पेसिफिक हो, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो कि क्रिएटिव हो, जो कि प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, मोर कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, एनेबलिंग, ट्रांसपेरेंट एंड द टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिस्टम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, ठीक है, रोल जो होता है ना, वो उसका होना चाहिए, उसको अपने रोल के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, और उसके बारे में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, सो दैट वर्क एलोकेशन कैन बी डन बाय मैचिंग एन ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी। ऐसा नहीं कि भाई उस आदमी को, उस आईएएस ऑफिसर को, जो जिसका मैंने एग्जांपल दिया, उसको कहीं और डालो जहां उसका स्पेसिफिक डोमेन हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अगर सेक्रेटरी बनाया, तो कुछ ऐसे को बनाओ जो कि आईटी का बंदा हो, जिसने बीटेक करा हो आईटी के अंदर, ठीक है, उसका डोमेन स्पेसिफिक हो, या फिर उसको क्या है, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इस बंदे की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, तब जाकर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या बनाओ, उसको सेक्रेटरी बनाओ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो डोमेन ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग दो उसको, ठीक है। ऐसे उठा के रख दिया, अब उसको भाई लैपटॉप चलाना नहीं आता और वो सेक्रेटरी बन गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना? का ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। अब उसको क्या करो, ट्रेनिंग दे दो, आप सब डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। तो फंक्शनल एंड बिहेवियरल कंपिटेंसी उसकी बढ़ाओ। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सिविल सर्वेंट टू कंटिन्यूअसली बिल्ड एंड स्ट्रेंथन देयर बिहेवियरल फंक्शन, डोमेन कंपिटेंसी इन देयर सेल्फ ड्रिवन एंड मैंडेटेड लर्निंग पाथ्स, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली में तो कुछ अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं और राजस्थान में नहीं है, पंजाब में कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबके अंदर सेम स्टैंडर्ड, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इट विल हार्मोनाइज ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री सो दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन एंड डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। विजन फॉर न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया कैसा हो, उस तरह का विजन होना चाहिए दिमाग में अंदर, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस तरह का ये प्रोग्राम है। अब इसका क्वेश्चन जो आएगा ना, वो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, ये बताएं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखो, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, सबसे ऊपर देखो प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल इसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, CSCU, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो कि क्या है, जो कि अगर आप देखेंगे कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये ऑपरेट करेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑपरेट करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिससे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की एचआर काउंसिल जो होगी ना, वो अपेक्स बॉडी होगी, वो सब कुछ इसके अंदर वो ही देख रही है, ठीक है, अपेक्स बॉडी है जो सब कुछ इसके अंदर देख रही है, राइट। तो
आप सबसे पहले ये बात देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो आई होप दिस इज क्लियर। प्राइम मिनिस्टर की एचआर काउंसिल जो है वो अपेक्स बॉडी है जो सब कुछ देख रही है ना। इसके नीचे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएगा, जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगा, जो क्रिएट करेगा, फैकल्टी प्रोवाइड कराएगा, एंड रिसोर्स एंड सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट एक सचिवालय होगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट, ठीक है, जो मॉनिटर करेगा एंड प्रोग्रेस एंड एग्जीक्यूट एंड ओवरसीज द प्लान। और एसपीवी एक तरह से कंपनी समझो, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी समझो, जो कि क्या है, इन सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संभाल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब आईजीओटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आईजीओटी कर्मयोगी जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको संभालने के लिए कंपनी बना रखी है, दैट इज नोन एज एसपीवी। कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटिंग यूनिट प्रोग्रेस को देखेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ट्रेनिंग और ये सब चीजें को, स्टैंडर्ड्स और ये सब एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। फैकल्टी प्रोवाइड करेगा, राइट। और पीएम एचआर काउंसिल जो है वो सब कुछ इसके अंदर देखेगा। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको इसके अंदर क्लियर है। अब अपन आगे इसके अंदर बढ़ते हैं, जिसकी मैं सेकंड। आगे अपन इसके अंदर बढ़ते हैं। हाउ विल इट वर्क, तो ये देखो पूरा का पूरा इसके अंदर दे रखा है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड थ्रू एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और आई गॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया, विद द कंटेंट ड्रा फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस रूटेड इन द इंडियन नेशनल एथिक्स। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे आगे इसमें, तो आगे प्लेटफॉर्म विल एक्ट एज लॉन्च पैड टू द नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना। और इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, राइट। फिर इसके अंदर क्या है, ऑफिसर विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स। ठीक है, क्या क्या उनका कोर्स है, क्या कोर्स उन्होंने कर रखा है, उसके बेसिस पे, उनकी स्किल्स के बेसिस पे ऑफिसर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। ऑनलाइन डेटाबेस मेंटेन करा जाएगा। ठीक है। व्हाट कोर्स दे हैव कंप्लीटेड, हाउ डिड दे फेयर, ठीक है, व्हाट एरियाज दे आर एक्सपर्टाइज इन, और उसी के अंदर उनको क्या कराई जाएगी, पोस्टिंग दी जाएगी, राइट। तो ये इसके है ना 6 पिलर्स है। पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशनिंग फ्रेमवर्क। ये सारे इसके क्या है, ये सारे इसके एक तरह से पिलर्स है, 6 पिलर्स है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम इसके अंदर मूव करते हैं। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सीएमपीएफओ क्या है, ये हम इसके अंदर देखते हैं। तो देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस लॉन्च ए वेब पोर्टल सीएमपीएफओ, नेमली सी केयर्स। ठीक है, ये इसका नाम है सीएमपीएफओ का। अब देखो, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब, प्रोविडेंट फंड मतलब कुछ फंड्स को मैनेज करने का ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कोल माइंस को के प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ही आता है। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है, और इसका पर्पस यही है, जो भी प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, और पेंशन स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड होता है ना, और पेंशन स्कीम जो होती है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए किसके अंदर, कोल एम्प्लॉयज जो होते हैं, कोल सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं, उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम्स को मैनेज करने के लिए ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाया गया है। चलो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये समझ में आ रहा है। पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेट प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द कोल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है। कोल सेक्टर वर्कर जो भी कोल के अंदर काम कर रहे हैं, कोल सेक्टर में, उनकी पेंशन, प्रोविडेंट फंड, उनको मैनेज करने का इसके अंदर है। ठीक है। अब देखो, ये एक एक्ट से बनी हुई बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप याद रखना। और इसके अंदर ये सारी स्कीम्स जो होंगी ना, सीएमपीएफओ के अंदर ये सारी स्कीम्स ये देखेगा। कोल माइन प्रोविडेंट फंड स्कीम, कोल माइन फैमिली पेंशन स्कीम, कोल माइन पेंशन स्कीम, कोल माइन डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। तो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कोल वर्कर्स को, सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसका मिशन भी यही है, प्रोवाइडिंग सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन द कोल इंडस्ट्री, एंश्योरिंग ऑप्टिमम रिटर्न्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका नाम सीसी केयर्स है, पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म्स एंड इंटेंडेड टू बेनिफिट द सीएमपीएफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है। ये डेवलप करा गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा पूछा गया है कि सी केयर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर। और ये पूछा जाए कि इसको ये जो है वो किसने बनाया है। ठीक है।
है ना? सीडैक कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो वो कौन सी आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? और ये पूछा जाए सीएमपीएफओ जो है, ठीक है? वो क्या है? तो ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ठीक है? पूरा जिसको वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है? चलो आगे हम इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा। सी केयर्स जो है ना, दैट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, है ना? सी केयर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है ना? और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि सी डैक जो है, दैट इज़ अनदर बॉडी जिसने इसको डेवलप करा है, सी केयर्स को डेवलप करा है। और सी डैक जो है, दैट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, है ना? ये एक आप इसके अंदर कलेक्शन करें। सीएमपीएफओ और सी केयर्स एक ही चीज़ है, ठीक है? दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आ रहे हैं, व्हाइल सी डैक जो है, दैट इज़ वन हू डेवलप्ड दैट सी केयर्स, ठीक है? और सीएमपीएफओ, ठीक है? और ये जो सी डैक है, वो क्या है? एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? चलिए, हरित सागर गाइडलाइंस 2023, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। हरित सागर मतलब सागर जो है वो हरा भरा रहे, ठीक है? सागर हरा भरा रहे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये समझो कि जो सागर है उसके आसपास जो पोर्ट है, पोर्ट पोर्ट जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट शुड बी, पोर्ट जो होना चाहिए उसके अंदर ये ग्रीन पोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है? तो ग्रीन पोर्ट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि भाई ऐसा ऐसा सागर के आसपास पोर्ट जो है वो गंदा ना हो और ग्रीन हो, ठीक है? कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। अब इनको अपन पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये गाइडलाइंस जो है ना, दैट इज फॉर द मेजर पोर्ट। हरीश सागर गाइडलाइंस जो है वो मेजर पोर्ट्स के अंदर है। दिस गाइडलाइंस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द मेजर पोर्ट्स फॉर ड्राइंग आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर अचीविंग टारगेटेड आउटकम्स इन टर्म ऑफ क्वांटिफाइड रिडक्शन इन द कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन कम से कम, वो पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा धुआं धुआं होता है, ठीक है? और वो धुएं धुएं को कम करने के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दिए, जिससे कि सागर जो है वो हरित रहे, ठीक है? हरित मतलब हरा भरा, मतलब जो जिसके अंदर कार्बन इमिशन ना हो, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो, पोर्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस व्हाइल अलाइनिंग विद द वर्किंग विद द नेचर कॉन्सेप्ट, कि पोर्ट का डेवलपमेंट ही ऐसा करो, ऑपरेशन उसका ऐसा करो, मेंटेनेंस ऐसा करो जिससे कि क्या है, नेचर के साथ रहे, मतलब वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा कि भाई जो पोर्ट के अंदर अपन एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी ग्रीन एनर्जी, ठीक है? ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए पोर्ट के अंदर सारे ऑपरेशंस के लिए, ठीक है? हाँ, और हैंडलिंग जो हो रहा है बंकर्स का, ठीक है? पोर्ट्स पे बहुत सारा बंकर्स वंकर्स इनका हैंडलिंग होता है, वो ग्रीन फ्यूल से ही करे, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेस्ट थ्रू रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल, ठीक है? गाइडलाइंस लिए बनाया गया है जिससे कि पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कोई गंदगी ना फैले, ठीक है? उनको हरा भरा रखें अपन, उनके अंदर कार्बन इमिशन कम हो, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकिल के थ्रू हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जीरो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करें, जीरो वेस्ट यहाँ पर रहे और कार्बन इमिशन भी लो रहे, ठीक है? अब ये सब चीजें हाइलाइट्स हैं गाइडलाइंस की, ठीक है? पोर्ट्स मस्ट मीट एट लीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बाय रिन्यूएबल्स बाय 2030 एंड 90% बाय 2047, ठीक है? तो ये है कि सभी पोर्ट्स जो होंगे ना, उनको 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वहां पर वो लग रही है पोर्ट्स के अंदर, वो रिन्यूएबल एनर्जी से बने, और 90% रिन्यूएबल एनर्जी से बने बाय 2047 और 60% बने बाय 2030, ठीक है ना? तो ये एक आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाएंगे। पोर्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलएनजी बंकरिंग स्टेशन बाय 2030, ठीक है? सेटिंग अप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर हो, ठीक है ना, बाय 2025, राइट? इसके बाद आप देखेंगे प्रोविजन फॉर अडॉप्टिंग ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव और एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर्टेनिंग टू द पोर्ट्स, ठीक है? कि ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसके एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर कवर हो, इससे क्या होगा, यहाँ पर कार्बन इमिशंस कम होंगे, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी मेरा ये जो है ना, ये राइटिंग पैड काम नहीं कर रहा है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ग्रुप ऑफ 33 कल के लेक्चर के अंदर हम करेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज हमने लॉन्च करे हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर अगर मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कोर्स आप ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते में कोर्स है, उनकी क्वालिटी बहुत हाई है, ठीक है। ज्योग्राफी के कोर्सेज आप ले सकते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन सब ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर है। इसके अलावा इथिक्स का मतलब सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट्स पे कोर्स है, सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमने कोर्स अभी नहीं बनाया है, ठीक है। और एंशिएंट और मिडिवल पे नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे आपको कोर्स है। दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कोर्सेज ले रहे हैं और बहुत बेनिफिट्स उनको हो रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पास में कोई एक सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम हो तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।